हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है फोर्थ ईयर की जो कि सेमेस्टर सेवन्थ में है और फोर्थ ईयर हिस्ट्री में कर रहे हो अगर, तो आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेवलॉग। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेवलॉग का यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेवलॉग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको लाइन वाइज वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपको ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगी, यूनिट्स वाली, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ में। ठीक है, आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पढ़ा मैं हिंदी मीडियम में रही हूँ, बट ये आपको पीडीएफ सेम इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी बाय टेलीग्राम। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है इट्स चौधरी 7065। तो मैं आपके लिए इतनी वीडियो पहले ले आती हूँ और आपको पूरे यूट्यूब पे फोर्थ ईयर की वीडियोस नहीं मिल रही है, तो मैं आपको पास सबसे पहले ला रही हूँ। तो इतना तो आप कर सकते हो कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, चलिए हम करते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट। तो हमारे यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है कि रिकोनाइजेशंस, साइंस एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, यानी अन्वेषण, विज्ञान और तीर्थ यात्रा। तो अन्वेषण, विज्ञान और तीर्थ यात्रा के लिए भी क्या करी जाती थी? ट्रैवल की जाती थी, पहले जमाने में भी और आज भी। तो इसके बारे में हमें इस वीडियोज में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो एज यू नो कि जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मानव सभ्यता हम देखते हैं अगर, तो मानव सभ्यता के इतिहास में जो यात्रा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि दुनिया में हम जब भी पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो यात्रा जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा से कोई देश की खोज की हो, वास्को डिगामा आया था, है ना, या फायान। तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि मतलब यात्रा बहुत पहले से हो रही है दुनिया में। ठीक है, अगर हम बात करें जब हम पाषाण युग की, तो तब भी लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा तो करते थे। मतलब यात्रा लोगों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने जीवन में। यात्रा केवल भौगोलिक स्थान परिवर्तन का कार्य नहीं है। मीन्स यात्रा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह गए, इसका मतलब यात्रा, बल्कि कभी कभी यात्रा ज्ञान के माध्यम से भी की जाती है। कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पहले जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तो कितने सारे विदेशी जो बच्चे थे वो हमारे इंडिया में पढ़ने आते थे, ज्ञान लेने, अनुभव लेने आते थे, है ना। हम अनुभव लेने के लिए भी कहीं जाते हैं। मान लो मुझे घूमना हो ताजमहल, मुझे गिनना हो इंडिया गेट, मुझे जाना हो लंदन, मुझे जाना हो अमेरिका, तो अनुभव लेने के लिए भी हम जाते हैं। संस्कृति और आध्यात्मिक की खोज में भी जाते हैं, अपनी संस्कृति की पहचान के लिए हम जाते हैं। ये अलग अलग संस्कृति में घूमना हमें पसंद है ना, अलग अलग कल्चर में आध्यात्मिकता के लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि तीर्थ यात्रा, जैसे कि अगर मुस्लिम की बात करूँ तो वह मक्का मदीना जाते हैं। अगर हिंदू की बात करें, चार धाम की यात्रा, अयोध्या, ये तो सबकी धर्म में एक आध्यात्मिक एक यात्रा होती है जिसको हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अगर यात्राएं देखें हम, तो उसके बहुत सारे उद्देश्य थे। तो यात्रा व्यापार के लिए भी किए जाते थे, है ना, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। समुद्री व्यापार, रास्ते से व्यापार होता था। कूटनीति के लिए भी क्या होता था, आज भी देखते हैं हम, मोदी जी भी विदेश नीति करते हैं, पहले भी विदेश नीति होती थी, कूटनीति होती थी। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है ना, कूटनीति अध्ययन के लिए कि उस देश की, जैसे कि हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु ने इतने सारे देश में घूमा, वहाँ की संविधान को जाना, वहाँ की शासन प्रणाली को जाना, तब उन्होंने बताया ना कि कौन सी शासन प्रणाली सबसे दुनिया में बेहतर है। तो शासन को जाने के लिए, कूटनीति को जाने के लिए भी हमें यात्रा करनी पड़ती है। धर्म के प्रचार के लिए भी यात्रा होती है। जैसे कि हम देखा मुस्लिम धर्म ने जब इस्लाम का उदय हुआ, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई जगह उन्होंने यात्राएं की थी, है ना। भारत भी आए थे तो एक उद्देश्य उनका ये था। वैसे ईसाई ने भी अपने धर्म के प्रचार के लिए वो बहुत जगह गए। तो तीर्थ और अन्वेषण, तीर्थ यात्रा भी और अन्वेषण किसी खोज के लिए भी, जैसे कि वास्को डिगामा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, है ना। तो ये सारे क्या है, खोज के लिए भी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो यात्रा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं होता है। तो इन यात्राओं से उत्पन्न यात्रा वृतांत ट्रेवलॉग कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो व्यापार के लिए, कूटनीति के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए या किसी खोज के लिए, तो जाते जाते अगर वो जाते जाते या जाने के बाद वो अपने जो अनुभव, उस यात्रा का अनुभव को लिखता है, तो उसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं। ठीक है, उसी को हम यात्रा वृतांत कहते हैं। तो उस काल के समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, भूगोल और संस्कृति का दर्पण होता है। मीन्स जब वो यात्री
यात्रा कर रहा है उस समय उसने जो समाज देखा, राजनीतिक व्यवस्था देखी, अर्थव्यवस्था देखा, भूगोल देखा या कोई संस्कृति देखी, वो उसको अपने यात्रा वृत्तांत यानी अपने ट्रैवलॉग में बताता है। तो वो जो बताता है तो वो एकदम सटीक बताता है, तो हमें एक आईना, हमें एक दर्पण मिल जाता है देखने का, कि अगर हम देखना चाहें कि ये यात्री ने मान लो 1900 में ट्रैवल किया था, तो 1900 के समय का अगर हमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था जानना है तो उसके ट्रैवलॉग से यानी उसकी यात्रा वृत्तांत से हम पहचान सकते हैं। तो वो एक आईने के रूप में काम करता है हमारे लिए। समझ आया? तो 1950 के दशक से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में जो यात्रा है वो एक समृद्ध परंपरा रही है। क्योंकि यात्रा भारत में शुरू से एक समृद्ध परंपरा क्यों रही है? क्योंकि बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, अरब विद्वान या भारत की हम बात करें, हमारे में तीर्थ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सब भारत के बारे में विस्तृत विवरण लिखे हैं, चाहे वो फाहियान हो, शेंग चांग हो, है ना, इब्न बतूता हो, ये सब भारत आए थे और इन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो इन यात्रा वृत्तांतों ने अनेक और भारत की भौगोलिक एवं वैज्ञानिक जानकारी अपनी पुस्तक, अपने यात्रा वृत्तांत में दी है, जो हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है आज भी कि हमारा पुराना भारत कैसा था। वहीं दूसरी ओर धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संवाद को भी जीवित रखा है इसमें। तो अब हम जानेंगे, हमारे इस यूनिट में हमें दो पहलुओं को पढ़ना है, यात्रा और यात्रा वृत्तांत। एक अन्वेषण और विज्ञान के रूप में, खोज और विज्ञान के रूप में, दूसरा हमें पढ़ना है धर्म और तीर्थ यात्रा के रूप में। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक देखते हैं कि यात्रा और यात्रा वृत्तांत किसके रूप में? अन्वेषण और विज्ञान के रूप में। अन्वेषण क्या होता है? कोई खोज, है ना। तो इस और विज्ञान के अर्थ में हम देखते हैं कि यात्राएं कैसे की जाती थी। तो अन्वेषण का शब्दार्थिक अर्थ होता है कि किसी अज्ञात क्षेत्र या ज्ञान या परिस्थिति की खोज करना, मीन्स किसी चीज की खोज करना, कोई अनजान जगह, जैसे कि वास्को डिगामा था, है ना, कैप्टन कुक था। क्या भारत एग्जिस्ट नहीं करता था? ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट नहीं करता था? करता था। बट इन लोगों ने एक अज्ञात जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज की। क्योंकि इससे पहले भी उनसे हमारा व्यापार होता था, पर सिल्क रोड से होता था, है ना, जो कि पाकिस्तान अरब होके जाता है। बट इन्होंने समुद्री व्यापार मतलब रास्ते की खोज की। ज्ञान और परिस्थिति, किसी नई चीज की आविष्कार करना, किसी नई चीज की खोज करना, वो अन्वेषण कहलाता है। तो प्राचीन काल में जब मानचित्र और आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब यात्रा ही ज्ञान का प्रमुख माध्यम होती थी। ठीक है, विज्ञान यानी साइंस का उदय भी इसी अन्वेषण भावना से हुआ है, जब मानव ने प्राकृतिक, ब्रह्मांड, नदी, तारों और मानव व्यवहार का अध्ययन करना शुरू करा यात्रा करते करते। तो यही एक साइंस का हिस्सा बन गई। तो इसी दृष्टि से यात्रा वृत्तांत केवल कथात्मक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तौर पे भी यात्रा की जाती है और प्रेरणा दस्तावेज भी है, जिसमें हम लेखक ने भूगोल के बारे में, अगर वो कभी दुनिया घूमी हो तो वो लिखता है दुनिया के बारे में, जिससे हमें भूगोल की जानकारी मिलती है। अरे ये स्थान यहाँ पे है, हमारे दुनिया के ये स्थान यहाँ पे है। अगर कोई यात्री यात्रा करता है तो वहाँ की जलवायु के बारे में बताता है कि हाँ, ठंडा इलाके में घूमने गया था, गर्म इलाके में गया था, नदी किनारे गया था, तो जलवायु पता लगता है। समाज के बारे में पता लगता है उसकी यात्रा वृत्तांत से, उसकी संस्कृति के बारे में, इन सभी चीजों को दर्जा दिया गया है यात्रा वृत्तांत में। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम यात्रा की बात करें या यात्रा वृत्तांत की बात करें, तो भारत सदा से ही यात्रियों की भूमि रही है। यहाँ पे यात्री आते रहे हैं, चाहे हम बौद्ध भिक्षु की बात करें, हम फाहियान, शेनयान, इब्न बतूता, मेगस्थनीज, इन ये सारे क्या है, भारत में आने वाले यात्री थे जिन्होंने आए, भारत के बारे में लिखे। यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने न केवल भारतीय समाज का वर्णन किया है, बल्कि अपने लेखनों में उन्होंने भारत की वैज्ञानिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति का भी उल्लेख किया है कि भारत उस समय कितना वैज्ञानिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और धार्मिक तौर पे उत्कीर्ण था, मतलब सशक्त था। अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज की, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था। यूनानी दूत था, ठीक है, जो जो अरस्तु था, जो उनके शिष्य थे, उसका ये कह सकते हो, उन्हीं के साथ आया था मेगास्थनीज। ठीक है, यूनानी दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा है कि भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, भौगोलिक उसकी, और नदियों के बारे में भारत की बताया, भारत के प्रशासन कैसा है उसके बारे में बताया, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है और भारत का समाज कैसा है, इन सब की उसने वर्णन किया है अपनी पुस्तक मेगास्थनीज में। किसने? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उसने लिखा है कि भारत में सिंचाई प्रणाली अत्यंत उन्नत उन्नत है। मतलब समझ रहे हो, भारत के बारे में बता रहा है ये, भारत की कृषि वैज्ञानिक ढंग को बता रहा है कि भारत में वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री थी, 5वीं शताब्दी में आया था। ये चीन से आया हुआ बौद्ध भिक्षु था, जो कि तीर्थ यात्रा के तौर पे भारत आया था।
भिक्षु यानी धर्म से, और धर्म से यात्रा कर रहा था, यानी मतलब ये चीन से यात्रा करने आया था, है ना, धार्मिक तीर्थ यात्रा पे आया था भारत। और इसने अपनी यात्रा वृतांत, इसका नाम है, इसकी यात्रा वृतांत का फोगोजी। फोगोजी में इसने विहारों के बारे में बताया, जो भी बौद्ध विहार होते थे ना, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुआ रहते थे, और विश्वविद्यालय जो भारत की थी, नालंदा और तक्षशिला, जो कि बौद्ध धर्म की ही कह सकते हो यूनिवर्सिटी थी, उसके बारे में बताया। उसकी चिकित्सा के बारे में बताया कि कितनी अच्छी व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन कैसा था भारत के लोगों का, वो बताया। उसने भारतीय समाज की न्यायप्रियता और सामाजिक समरसता की भी प्रशंसा की है। अच्छा बताया है कि न्याय बहुत अच्छी तरह से होता है भारत में। ये फाहियान ने अपने टैक्स में बताया है, जो कि एक विदेशी चीनी यात्री था। वैसे ही एक चीनी यात्री था हेंग शांग, जो कि 7वीं शताब्दी में आता है। उसने भारत में 17 वर्षों की यात्रा की, 17 साल भारत में वो उसने यात्रा की। अपने ग्रंथ उसने सीयूकी में भारतीय शिक्षा के बारे में बताई। भारतीय शिक्षा शिक्षा लेने आया था, वो यहाँ पे पढ़ने आया था। धर्म के बारे में बताया, यहाँ के भूगोल, यहाँ के जनजीवन, इन सबका चित्रित वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। उसके विवरणों से ये पता चलता है कि भारत में उस समय खगोल शास्त्र का ज्ञान था, भारत को गणित का भी ज्ञान था, भारत को औषधि विज्ञान का भी ज्ञान था। इन सब का ज्ञान भारत में था, और ये सारी शिक्षाएं लेने ये इंसान कहाँ आया था, भारत आया था। वही अल बिरूनी का भी टैक्स है, जो कि 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी अरब से आया था। अल बिरूनी मध्य एशिया विद्वान थे, जिसने मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत आया था। जब मोहम्मद गजनबी भारत आया था, उसने अपनी जो ग्रंथ है, किताब उल हिंद में भारत का पहला वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन किया है, वैज्ञानिक तौर पे तुलना करके अध्ययन किया है उसने। तो उसने भारतीय पंचांग के बारे में बताया, भारतीय ग्रहों की गति का ज्ञान है ये बताया, पृथ्वी के घूर्तन के बारे में बताया कि भारतीय लोगों को इसका ज्ञान है, औषधियों की भारतीय लोगों को ज्ञान है, खनिज विश्लेषण, इन सब के बारे में भारत के लोगों को ज्ञान है। ये सब अल बिरूनी ने अपने टैक्स में बताया। उसने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना भी की है, परंतु भारतीय ज्ञान प्रणाली का सम्मान भी किया है। कहा है कि जाति व्यवस्था तो यहाँ खराब है, पर यहाँ का जो ज्ञान है ना, वो बहुत समृद्ध है। वैसे ही इब्न बतूता भी एक विदेशी यात्री था, जो 14वीं शताब्दी में आता है भारत में। ये मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था ये, ठीक है। अपनी रिहला में उसकी पुस्तक थी रिहला, उसमें उसने दिल्ली के बारे में, मालाबार के बारे में, बंगाल के बारे में, और मालदीव के जो सामाजिक जीवन था ना, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने समृद्ध हैं, उन सबका वर्णन किया था। उसने भारतीय मौसम के बारे में भी बताया था कि भारत में मौसम कहाँ कहाँ कैसा रहता है। पशु पक्षी के बारे में बताया था, कौन कौन से पशु पक्षी भारत में पाए जाते हैं, भारत का व्यापार कैसे होता है, समुद्री तकनीकी कैसी है, कौन कौन से इन लोगों के पास शिप वगैरह से व्यापार के लिए। तो ये सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि हम पशु व्यापार, इन मौसम, इन सबको विज्ञान में भी पढ़ते हैं ना। तो ये सारे विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया था। अब हम जानते हैं यात्रा वृत्तांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी इन सभी यात्रियों को जब हमने पढ़ा, इनके लेखन और इनके प्रेक्षण जो थे, वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने लिखा था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो वैज्ञानिक जानकारी, जैसे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है, तो भूगोल विज्ञान में आता है। मान लो किसी नदी के बारे में, जैसे हेनशान, फायान, इब्न बतूता, ये सब आए, इन लोगों ने यहाँ की नदी, यहाँ की पर्वत, यहाँ की जलवायु, यहाँ की जल स्कृति के बारे में बताया, स्थल स्कृति। तो ये सब तो विज्ञान में भी आता है ना, नदी के बारे में पढ़ते हैं, पर्वत का स्टडी करते हैं, जलवायु, है ना। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र किसमें आता है, साइंस में नहीं आता, आता है ना। तो तारों की स्थिति, समय की गणना, ग्रहों की गति, भारत के लोगों को ज्ञान है। तो मतलब ये भी एक क्या है, एक वैज्ञानिक जानकारी है। वनस्पति विज्ञान, ये भी विज्ञान है, जिसमें औषधि, पौधे, कृषि प्रणाली, फसल के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। मतलब विज्ञान के बारे में बता रहा है। जीव विज्ञान की, यहाँ पे कौन कौन से भारत में पशु पाए जाते हैं, प्रजाति पाई जाती है, कैसे रहते हैं वो, तो ये भी विज्ञान में आता है। समाज शास्त्र, क्या समाज शास्त्र साइंस में नहीं आता, सोशल साइंस, यहाँ पे जाति व्यवस्था, पेशे, पारिवारिक संरचना, तो इन सबको क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि यात्रा वृत्तांत एक साइंटिफिक तौर पे ही होता है। अब हम जानते हैं यूरोपीय यात्राएं और विज्ञान का विकास। अब हमने ये तो जान लिया कि हम भारत में कौन कौन से विदेशी आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी। अब हम यूरोप के जो यात्रियां थे, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम 15वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप यात्रा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको पता है पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पे एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी खोजें हो रही थी, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद समाज बदला, साइंस पे फोकस किया गया, मानवता पे फोकस किया, तो लोगों ने बहुत ज्यादा खोज और विज्ञान पे फोकस किया था। तो मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी में एशिया के व्यापार मार्गों का विवरण कर रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में एशिया के व्यापार मार्ग का विवरण किया। वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, है ना, 1498 में। कैप्टन जेम्स कुक ने प्रशांत महासागर में वैज्ञानिक यात्राएं की और ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की थी।
तो ये सारी खोज जो है ये यूरोपीय लोग कर रहे थे इस समय यात्रा के ही द्वारा, ये सब यात्रा के द्वारा कर रहे हैं, मतलब ये सब यात्री है, इसलिए हम इसको यात्रा वृत्तांत में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन यात्राओं ने वैश्विक भूगोल, समुद्री विज्ञान, मानचित्र और खगोल शास्त्र का क्या दिया, लोगों को ज्ञान दिया। क्योंकि जब लोग व्यापार करते हैं, लोग समुद्र में खोज करते हैं, समुद्र से जाते हैं, तो वो अपना मानचित्र बनाते हैं, अपने रास्ता देते हैं। तो यूरोपीय यात्राएं केवल व्यापार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वैज्ञानिक खोज अन्वेषण के लिए भी होती थी, और साम्राज्यवादी हित के लिए भी होती थी कि ज्यादा से ज्यादा देश हम खोजेंगे तो उससे हम फायदा उठाएंगे, वहां से कच्चा माल लेंगे और उनको उपनिवेश बनाएंगे। तो ये सारे उनके उद्देश्य होते थे। ठीक है, भारतीय यात्राएं और स्वदेशी ज्ञान परंपरा की हम बात करें तो भारतीय परंपरा में भी यात्रा जो है वो ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन रहा है शुरू से ही। जैसे कि बाण भट्ट की अगर हम बात करते हैं, बाण भट्ट की हर चरित्र और कादंबरी में यात्रा और भूगोल को सुंदर वर्णन किया गया है कि कैसे लोग यात्रा के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो हमेशा से हमारी भारतीय परंपरा का तो हिस्सा ही रहा है तीर्थ यात्रा यात्रा। अगर हम अबू फजल की बात करें, उन्होंने अपने आईनी अकबरी में प्रशासनिक और आर्थिक और वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण दिया है। सूफी दरवेश और बौद्ध भिक्षु अपनी यात्राओं में बताते थे, अपनी यात्रा जो करते थे वो अगर कहीं की, तो ये बताते थे कि सांस्कृतिक संवाद कैसे करते हैं हम, नैतिक चेतना और वहाँ के लोग कैसे हमें दिखते हैं, ये सब बताया करते थे। ठीक है, तो क्योंकि सूफी भी क्या है, जगह जगह जाके रहा करते थे। तो भारतीय यात्रियों ने यात्रा को केवल भौतिक अनुभव नहीं समझा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक साधना बना दी। यात्रा को तीर्थ यात्रा का नाम दे दिया, ज्ञान प्राप्ति का एक रूप दे दिया कि एक जगह से अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम ज्ञान ही प्राप्त करते हैं ना कुछ सीखते हैं। तो अब हम जानते हैं हमारे यूनिट का दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि हम यात्रा और यात्रा वृत्तांत को धर्म और तीर्थ यात्रा से जोड़ के कैसे देखते हैं। तो तीर्थ यात्रा का अर्थ क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो तीर्थ शब्द संस्कृत के त्रि और स्थ शब्द से बना है, अर्थात वह स्थान जहाँ त्रिगुणों यानी सत्व, राज और तमस, ये तीनों गुणों का संतुलन होता है, और जहाँ ये तीनों गुणों का संतुलन होता है वहाँ ईश्वर होते हैं। तो मतलब जहाँ ईश्वर है उसको प्राप्ति के लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होता है कि केवल धार्मिक कर्म ही नहीं होता कि हमें धर्म के नाम पे वहां जाना है और तीर्थ यात्रा, बल्कि ये आत्म शुद्धि, तपस्या, लोक कल्याण का माध्यम होता है। हम कहते हैं ना कि हम हम गंगा नहाने जाएंगे, हम चार धाम की यात्रा करेंगे तो हमारी आत्म शुद्धि होगी, हमारे पाप कटेंगे, मतलब तपस्या, हमारे लोक कल्याण होगा। तो हम इसके लिए भी क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। यह यात्रा व्यक्ति को धर्म, समाज और प्राकृतिक से जोड़ती है, तीर्थ यात्रा। तो भारतीय परंपरा में तीर्थ यात्रा का विकास अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा की अगर बात करें तो चार धाम की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी जो है हमारा, और रामेश्वर, इन चारों को मिला के कहते हैं कि चार धाम की यात्रा जो भी कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्ति होती है ना। सप्तपुरी की यात्रा हमारे हिंदू धर्म में इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम काशी की, हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन और कन्याकुमारी, इनको हम सप्तपुरी में गिनते हैं। वहीं कुंभ मेला जो चार स्थानों पर भारत में होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो भारतीय परंपरा में तीर्थ यात्रा शुरू से ही देखने को मिलती है, जिसके लिए लोग यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा है, क्योंकि जब भी हम कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई चार धाम जाते हैं, कोई सप्तपुरी यात्रा पे जाते हैं, या हम कुंभ मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे हर जाति, मतलब हर धर्म के लोग भी देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, हर जाति, हर उच्च तबका वर्ग के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो एकता का सूत्र माना जाता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम तक लागू लोग एक जगह से अगर दूसरी जगह व्यापार करते हैं, तो उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत में जाती है, दक्षिण की उत्तर में, तो हमें क्या मिलता है, एकता देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बौद्ध तीर्थ यात्रा की हम बात करें तो ये भी शुरू हमारे प्राचीन काल से एक धर्म से रिलेटेड यात्रा है, जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी स्थल है, जैसे कि लुम्बिनी वन जहाँ पे उनका जन्म स्थान हुआ था, लोग उसे देखने जाते हैं, उसकी तीर्थ यात्रा करते हैं। बौद्ध गया जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी बिहार में, सारनाथ जहाँ पे उनका धर्म चक्र परिवर्तन है, कुशीनगर जहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो ये सारी जगह जो है जो कि बुद्ध से रिलेटेड है, उनके जीवन से रिलेटेड है, आज लोगों के लिए एक तीर्थ का स्थान बन गई है। तो ये भी लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। चीनी यात्री फाहियान, हेन सांग और इतिन सिंह ने इन स्थलों की यात्रा की थी, और बौद्ध धर्म के विश्वास उनने उसमें करा था, और प्रचार प्रसार भी उनका बहुत ज्यादा किया था। बौद्ध तीर्थ ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नेटवर्क का निर्माण भी किया है, क्योंकि आज बहुत वास्ट फैला हुआ है एकदम बौद्ध धर्म। अगर बात करें तो हम पूरे एशिया की बात करें तो हम बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस्लाम के लिए भी तीर्थ यात्रा होती थी। हज और सूफी परंपरा की अगर बात करें, हज जो यात्रा होती है ये इस्लामिक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है, जो
इस्लाम के जो 5 स्तंभ है, जो कि रूल मानना ही मानना होता है, उसमें से एक रूल होता है कि हज की यात्रा आपको एक बार करनी है लाइफ में। जो मुसलमानों में वैश्विक एकता की भावना पैदा करता है कि विश्व में अगर किसी भी देश में मुसलमान रह रहे हैं, चाहे किसी भी देश में रह रहे हो, वो एक जगह अपनी कल्चर को लेके मिल सके, उसके लिए ये बनाया गया है। इसलिए हर यात्रा एक अपने आप को एकता के लिए बनाई जाती है, अच्छाई के लिए ही बनाई जाती है। भारत में अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया जैसी जो सूफी दरगाहें हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक संवाद का माध्यम बनी है, क्योंकि ये सूफी संत थे जिन्होंने समाज सुधारक के लिए काम किया था। और इनकी जो दरगाह है उसमें क्या है, लोग जाते हैं आध्यात्मिक संवाद के माध्यम से। सूफी परंपरा ने तीर्थ को प्रेम और मानवता का प्रतीक बनाया है। वहीं सिख के लिए भी तीर्थ यात्रा की जाती है और ईसाई धर्म में भी तीर्थ यात्रा होती है। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, आनंदपुर साहिब, ये सब तीर्थ स्थल है, जो कि हम किसके जोड़ के देखते हैं कि जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, जहाँ पे जो पहले सिख गुरु थे उनका जो पाकिस्तान वाला ननकाना साहिब है, तो ये सब तीर्थ यात्री जो तीर्थ प्लेस है वो बन जाते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म की बात करें तो गोवा में वेलकनी, तमिलनाडु जैसे स्थल, और अगर हम दुनिया की नजर में देखें तो जो वेटिकन सिटी है उसको माना जाता है ईसाई धर्म का केंद्र, है ना। तो धर्म से रिलेटेड भी यात्राएं शुरू से होती रहती थी और आज भी होती है। अब जानते हैं हम तीर्थ यात्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या होता है। तीर्थ यात्रा ने भारत में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के बीच एकता लाई है। जब हम देखते हैं कि भारत अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग संस्कृति और अलग अलग क्षेत्र वाला देश है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कन्नड़, बिहार, जम्मू कश्मीर में सबकी अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति है। पर जब हम कोई यात्रा करते हैं, हम जब हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे भी भारत की हर संस्कृति, हर भाषा और हर क्षेत्र के लोग जाते हैं, और वहाँ की संस्कृति भी अलग होती है, फिर भी वहाँ के लोग वहाँ पे एकता से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चाहे हम दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, चाहे हम चार धाम की यात्रा करते हैं, जो कि चारों क्षेत्र में है भारत के, जहाँ की विविधता, भाषा और संस्कृति पूरी अलग है, फिर भी वहाँ पे पूरे भारत के लोग एक यात्रा के माध्यम से एकता में बंधते हैं, जबकि उनकी भाषा, संस्कृति और विविधता अलग अलग होने के बाद भी। अगर हम तीर्थों के मार्ग से व्यापार, कला, संगीत और भोजन संस्कृति का भी प्रचार होता है। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, जब प्लेस में, तो वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो वहां का व्यापार अच्छा होता है। हम वहां की कला को समझते हैं, जानते हैं कि अच्छा जम्मू कश्मीर की कला ऐसा है, दक्षिण भारत की कला शैली ऐसी है। संगीत को वहाँ की जानते हैं, वहाँ की भोजन संस्कृति को हम जानते हैं, क्योंकि हम देखो दक्षिण भारत हम जाते हैं तो हमें हमारे पता है, हमें इडली इडली बहुत फेमस है, इडली डोसा। महाराष्ट्र में जाते हैं तो पाव भाजी, है ना, बिहार का लिट्टी चोखा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे संस्कृति का प्रसार हो रहा है भोजन का। मंदिर और मठों ने शिक्षा और विज्ञान के केंद्रों का भी स्वरूप लिया है ना। जैसे हमारे मठ है, चार मठ, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया था, है ना। उदाहरण कोणार्क स्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर धार्मिक वास्तुकला के साथ साथ खगोल और गणितीय ज्ञान का भी प्रतीक है। रामेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर जो है विज्ञान का है एक उदाहरण, जिसमें हमें गणितीय ज्ञान द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, और इसकी वास्तुकला ऐसी है जो देख के हमें अद्भुत लगता है, जिसमें टाइम बताता है कोणार्क मंदिर में कि टाइम जैसे पहले के जमाने में घड़ी नहीं होती थी कि सूर्य की किरणों से टाइम पता लग जाता है हमें कितने बज रहे हैं, तो ये हमें पता लगता है कि हमारे भारत के पास इतना सारा ज्ञान प्राचीन काल में था। तो अब जानते हैं हम कि तीर्थ यात्रा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो यद्यपि तीर्थ यात्रा धार्मिक होती है, परंतु शासक भौगोलिक और खगोल शास्त्र और स्थापत्य कला से जोड़ के भी देखा जाता है, क्योंकि हम स्थापत्य कला को जोड़ने, खगोल शास्त्रीय ज्ञान को पाने और भौगोलिक ज्ञान को पाने की ये जगह कैसी है, इन सब के लिए भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक भी है। तीर्थ मार्गों का निर्धारण ऋतुओं, नक्षत्र और जलवायु के अनुसार भी किया जाता है। मंदिरों की दिशा, संरचना और आयाम खगोल गणना पर आधारित है। इस प्रकार धर्म, विज्ञान और एक सामंजस्य संबंध हमें विज्ञान से दिखता है, क्योंकि जब हम तीर्थ यात्रा का निर्धारण मीन्स, अगर मैं उसकी बात करूं, कुंभ मेला, तो आप सबको पता है कि कुंभ मेला एक नक्षत्र और एक शत्रु के हिसाब से रखी जाती है कि इस टाइम पे होगा एक पर्टिकुलर। जो इस बार भी कुंभ मेला हुआ था, आपको पता है, जब 12 साल में एक बार होता है, जब 12 साल में, और ये साइंटिफिक तौर पे होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा 12 साल में एक बार जो बृहस्पति ग्रह है ना, उसके चक्कर लगा, वो उसको सूर्य के चक्कर लगाने में 12 साल का समय लगता है, तो इसलिए वो उससे रिलेटेड ही ये वाला जो कुंभ मेला था वो होता था। तो ये सब साइंटिफिक तौर पे ही साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारे खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो तीर्थ यात्रा से सांस्कृतिक वैश्वीकरण कैसे होता है उसको भी हम जानते हैं। तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि संस्कृति का आदान प्रदान भी करता है। जैसे बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु में जैसे चीन से लोग भारत आए थे, तिब्बत से आए थे, जापान से, दक्षिण एशिया से, आज भी भारत आते हैं
और इन्होंने चिकित्सा को भी फैलाया था। यहाँ की जो चिकित्सा प्रणाली थी, जैसे कि हमारी औषधिया प्रणाली थी, हमारी जो वैदिक कल्चर था, उसको भी इन्होंने फैलाया। हज यात्रा ने अरब और भारत के बीच भाषाई और वैचारिक आदान प्रदान किया। इस प्रक्रिया में वैश्विक सांस्कृतिक नेटवर्क बनता है, जिससे लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं। तो ओवरऑल हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा उसको हम जानते हैं निष्कर्ष में कि यात्रा और तीर्थ यात्रा दोनों ही मानव सभ्यता की आत्मा है, जो कि आज से नहीं, मानव जब से पैदा हुआ है तब से यात्रा कर रहा है। अन्वेषण यानी खोज की जो भावना है, उसने मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए, विज्ञान के लिए और सत्य की खोज के लिए यात्रा करने पे क्या करा, जोड़ दिया। और तीर्थ यात्रा ने उसे आध्यात्मिक सहिष्णुता और मानव से जोड़ दिया। मेगास्थनीज से लेकर अगर हम अल बिरूनी की बात करें, फहायान, राहुल सत्यकांत, इन सब की बात करें, तो ये सारे लोग अपनी यात्रा करते हैं। कोई धर्म से रिलेटेड यात्रा करता है, कोई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यात्रा करता है, कोई खोज के लिए यात्रा करता है, कोई संस्कृति को जानने के लिए यात्रा करता है। ये सब किसी ना किसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में अपने भूगोल, विज्ञान, धर्म, इन सब के बीच की बातें बताते हैं, जो कि हमें सेतु का कार्य करती है हमारे इतिहास में। भारत की तीर्थ परंपरा ने हमें ये सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि संवाद का भी माध्यम है। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, दक्षिण भारत के उत्तर भारत में जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से संवाद करते हैं धर्म से रिलेटेड। अगर धर्म ना हो तो फिर तो दोनों में कलेश होगा। यात्रा केवल मार्ग नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की भी खोज है। इस प्रकार जो हमारा अन्वेषण है और हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो तीर्थ यात्रा है, वो मानव सभ्यता के विकास के लिए त्रिवेणी है। ठीक है, जिसमें सतगुण, तमगुण और जो 3 गुण है वो मिलता है, और जो ये जहाँ मिलता है वहां पे ईश्वर का वास होता है, मीन्स वहां पे सत्य की खोज होती है। यहाँ पे होता है आपका यूनिट नंबर जो आपका सेकंड था, ट्रैवल एंड ट्रैवलॉग का, वो होता है यहाँ पे खत्म। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों कॉलेज ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि लोग को पता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं वीडियो, उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वीडियो सजेस्ट नहीं हो पाती सबके पास। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो धन्यवाद।